ये है ना, देखें, रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ इज़ इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह। आपने अपनी मेहनत करनी है, और इकबाल ने आपको बड़ा क्लियरली बताया कि फ़िज़ाए बदर पैदा करना तुम्हारा काम है, तुम्हारी मदद और नुसरत के लिए फरिश्ते भेजना अल्लाह ताला का काम है, तुम करो तो सही। हमने इस्लामाबाद लॉकडाउन किया ना, ये 2 महीने पहले किया, सरीना होटल बंद हो गया, अंदर इमरान खान खिताब कर रहा था, हम बाहर बैठे, क्या हुआ, शेलिंग हुई 2-1 घंटे, उसके बाद क्या हुआ, वज़ीर खुद चल के आए, माजरत उन लोगों ने खुद की, क्यों कि आपकी नीयत साफ थी, अल्लाह ताला ने आपको सुरखरू करना था। सफीर तो उन्होंने अभी तक बाहर नहीं भेजा। हमारे इख्तियार में क्या था, एहतजाज करना, हम क्या बिल्डिंग को निशाना बनाते। अच्छा, सफीर से याद है कि अभी TLP का लाए अमल आपको पता है कि उन्होंने 17 तारीख की हुकूमत को डेडलाइन भी दी है। अब 17 तारीख के ऊपर वो फिर इसको इस्लामाबाद को सील करेंगे। अगर वो आते हैं या कोई भी आता है, क्योंकि कॉज हजूर इस्लाम की, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, तो जो भी निकलेगा हम उसके साथ खड़े होंगे, उसके कदम में बैठने को तैयार होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि अगर TLP इस बार आती है और अगर मिसाल के तौर पर हुकूमत सफीर को वापस नहीं भेजती तो क्या हालात उस वक्त देखे जाएंगे ना हालात। अभी नजूमी तो मैं हूँ नहीं कि वो क्या करेंगे। फिर भी कोई अंदाजे के मुताबिक क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें और रुके रहें। हाँ, तो क्या समझते हैं इस बार मादा दोबारा तो नहीं, ऐसा तो नहीं अगर अदालत देखें, उनका काम है मेहनत करना और मैदान में आना। आगे हुकूमत को भी थोड़ी सी गैरत दिखानी चाहिए। तब तक हुकूमत के पास 1-2 महीने का टाइम है, वो देख ले कि फ्रांस से क्या क्या मायदे चल रहे हैं, वो क्या हम चाइना से चला सकते हैं, रशिया से चला सकते हैं, बाकी इंटरनेशनल पावर से चला सकते हैं, ताकि हमारा मुल्क का कोई बड़ा लॉस ना हो और सफीर को भेज दें। लेकिन ये टाइम तो ऑलरेडी हुकूमत को मिल चुका है, 4-5 महीने का। आपको पता है कि मामला वो अगर करना चाहती ना तो इसके पास ये 3 महीने का बहुत बड़ा टाइम पीरियड था, बहुत बड़ा टाइम पीरियड। वैसे आप क्या समझते हैं कि मुल्क से सफीर को बदर करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। हजूर के मामले से बढ़ के और कौन सा मामला है। लेकिन हुकूमत कहती है कि हमें जनाब वाला मईशत का मामला, पश्तों की मिसाल है, गरीब खो पैदा शवे खो बगैरत चाकड़े। गरीब तो तुम पैदा हो, लेकिन तुम्हें बगैरत किसने किया? गरीब और बगैरत में बड़ा फर्क है। कि हुकूमत को अंदर सबसे पहले अपने अंदर गैरत पैदा करनी होगी। बिल्कुल, ये मैंने शहरियार अफरीदी को सामने बिठा के मिसाल दी थी, उसी के हल्के में जाके कोहाट यूनिवर्सिटी में, लेकिन उस वक्त हुकूमत नून लीग की थी, अब मुझे वो मिला नहीं। तो यानी कि हम ये समझ लें कि हालात जो है वो कुछ बेहतर नजर नहीं आते अगर इन केस ऑफ नहीं, ये करना पड़ेगा इंशाल्लाह। हालात हमने खुद साजगार बनाने, जिससे पाकिस्तान को भी नुकसान ना हो और पाकिस्तान का इमेज भी दुनिया में बेहतर हो। देखिए, आवाम के सेंटिमेंट्स को हुकूमत समझ नहीं रही। हुकूमत को बार बार आवाम ये एहसास दिला रही है कि खुदा और सफ़ीर को बदर कर दें। तो अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी TLP आपको पता है पहले भी एहतजाज हो चुका, धरने दे चुकी है, और वो जो उसके रिजल्ट से एवरीवन नोज दैट कि उसका क्या रिजल्ट इम्पैक्ट हुए, उसने क्या लोगों ने देखा किस तरीके से उनकी शहादतें भी हुई, उनकी कैजुअलिटीज़ भी हुई। तो अब वो बाकायदा तौर पर बड़ी पावर के साथ आ रहे हैं। और फिर आपको पता अल्लामा खातिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो भी मामलात हैं सारे। तो वो तो कॉज को लेकर चले, उन्होंने तो बाकायदा तौर पर डेडलाइन दी कि 17 के बाद आ रहा है, ये पा रहा है। तो ये क्या आप समझते हैं? यही होगा इंशाल्लाह, स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे इंशाल्लाह। इस बार तो आपको कमर कस लें, पूरी कौम तैयार रहे इंशाल्लाह ताला। या गिरफ्तारी है, क्या हो गया यार, गिरफ्तार कर लेंगे, गोलियां तो उन्होंने चलानी कोई नहीं। हुकूमत को ये एहसास और गैरत दिलाया ना कि आपके इस तरह के आपके मुल्क को यार कितनी बंदे दे पुत्र होंदे तो अजे तक कर चुका होंदे है ना, जो गैरत नहीं है और कोई मसला नहीं है। तो इसका कोई हल नहीं फिर इसके अलावा? और आप अगर अभी स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर रोते रहें सारी ज़िंदगी। इमाम मालिक ने कहा था अगर कोई गुस्ताखी होती है तो उसे मर जाना चाहिए। सवाल हुआ ना उसे मारा तो फिर कहते फिर उम्मत को मर जाना चाहिए। उम्मत इतनी बेगैरत होगी कि वो स्टैंड ही नहीं ले पाई, है ना। फिर कहता है बच्चे 2 ही अच्छे। इस 3rd क्लास आदमी को आप सिर्फ ये बताएं, मैं एज अ चीफ जस्टिस उसे नहीं कह रहा, एज अ पर्सन कह रहा हूँ, ये ना बाद में दफात लगा दो तो इन्हें अदालत कर दी। बिल्कुल नहीं कि मैं अदलिया का बड़ा खत्म करता हूँ, अदलिया के बूट भी पॉलिश करता हूँ। मसला ये है कि भाईजान, आपका इंडिया मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बराबर है। हाँ, ईमानी जज्बे को देखा जाए तो आपका उससे 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि आप अल्लाह अकबर के पीछे लड़ते हैं और फिर अपनी जान का नजराना देते हैं और उससे दरेक भी नहीं करते किसी कुर्बानी से। होता क्या, इंडिया पीछे हो गया। कश्मीर में वो जुल्म कर रहा है, गोरखास के साथ वो जुल्म कर रहा है, तेलंगाना में जुल्म कर रहा है, तमिलनाडु में वो जुल्म कर रहा है, हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़, इन तमाम रियासतों में वो जुल्म कर रहा है मुसलमानों के साथ और बाकी माइनॉरिटीज़ के साथ, खालसा में खालिस्तानियों के साथ, सिखों के साथ। लेकिन कोई इंटरनेशनल लॉबी इंडिया के खिलाफ खुल के सामने नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्या क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया 1.25 अरब लोगों की मार्केट है। आज अगर इंडिया के 135 करोड़ या 130 करोड़ लोग जो वहां पर बस रहे हैं, इंडिया फेसबुक पे पाबंदी लगाए, फेसबुक को अरबों डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा। इंडिया ट्विटर पे पाबंदी लगा दे, उनके कई 100 अरब रुपए का नुकसान हो जाएगा।
तो दुनिया उसे इंटरनेशनल मार्केट समझती है कि यहाँ से हमें लेबर मिलती है, सस्ते में लेबर मिल जाती है। तो इसी तरीके से आप चाइना की एग्जांपल लें, तो यानी कि उन्हें उनकी पॉपुलेशन को फ़ायदा हुआ। चाइना में क्या होता है कि चाइना ने कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बनाई हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हर घर में, सुई बनाने वाली इंडस्ट्रीज़, धागा बनाने वाली इंडस्ट्री, कपड़े सीने वाली इंडस्ट्री। अब होता क्या है वहाँ पर जो चाइना काम कर रहा है कि उसने अगर एक घर में 5 बच्चियाँ हैं ना माँ बाप की, और हर बच्चे को वो पर हेड ये कहे कि जनाब आप लोगों ने इंटरप्ट किया कि चाइना पर भी तो पाबंदी है, वहाँ पे भी 2 बच्चों से ज़्यादा पैदाइश के लिए उसके अभी जाके आबादी में तो देखे ना 1.5 अरब आबादी हो चुकी है चाइना की, और पाकिस्तान से कितना अरसे बाद बना? 2 साल के बाद। यानी कि पाकिस्तान और उसकी जो एज है वो एक ही है। लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि चाइना में अगर घर में 5 बच्चियाँ हैं और वो डेली बेसिस पे, उस गवर्नमेंट का क्या काम है, उन्हें सिलाई मशीन लेके देते हैं, डेली बेसिस पे वो लोग अगर 2 सूट भी सीते हैं ना, और 700 वो जो यहाँ पर रेट चल रहा है 600 रुपये मर्दाना, 800 रुपये जनाना सूट, तो उसमें क्या होता है 700 रुपये का अगर आपकी एवरेज बनती है ना, तो क्या होता है कि दिन का वो लोग कितना कमाते हैं? 7,000 रुपये, 5 बच्चे, 2 सूट भी सिए। महीने का कितना हो गया? मल्टीप्लाई बाई 30, 2,10,000 रुपये। और वो जो कपड़ा है वो अगर आपकी आवाम नहीं भी खरीदती ना तो रियासत खरीदती है, फिर वो सी पैक का रूट लगता है, पाकिस्तान के पास आएगा। खरीदना है, नहीं खरीदना, अजरबैजान नहीं, उज़्बेकिस्तान नहीं, ताजिकिस्तान नहीं, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान। लिहाजा उन लोगों ने अपनी ओवर पॉपुलेशन को भी उस अपना एक टूल बनाया अपनी कामयाबी का। हमारे यहाँ पर जो ढगे हम पे मुसल्लत हो चुके हैं, ये इसको जब इनसे कुछ कंट्रोल नहीं होता तो कहते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल कर लो, बंदे को कंट्रोल कर लो। फिर एक और एग्जांपल, यहाँ दोस्त भी इंतज़ार करें, मुझे सिर्फ 2 मिनट मुझे चाहिए। दूसरी एग्जांपल, जो हमारे साथ चाइल्ड लेबर के नाम पे मजाक किया गया। मुझे एक खातून कॉल करती है कि मुझे BBC या एक और चैनल की, इंटरनेशनल चैनल की, न्यूज़ चैनल की डॉक्यूमेंट्री का कहा गया। अच्छा। और कॉटन की जो इंडस्ट्रीज आपकी हैं जहाँ पर बच्चे काम करते हैं 12-14 साल के, वो क्योंकि कम रेट पे काम करते हैं, तो उन पे आपने डॉक्यूमेंट्री बनानी है, हम आपको 200-250 रुपये, वो अपना 300-400 रुपये रोज़ाना की वो मजदूरी दे दिया करेंगे दिहाड़ी। वो उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, वो रो भी पड़ी कि जी बच्चों पे देखो जुल्म है, इनसे काम करा रहे हैं। अब हुआ क्या, उस डॉक्यूमेंट्री के बाद पाकिस्तान पे प्रेशर इम्पोज हुआ और आपकी सारी इंडस्ट्री का बट्ठा बैठ गया और आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक गई, पाकिस्तान की मईशत तबाह। अब बंदा उन NGOs वालों से पूछे कि भाई उल्लू के पठो, तुम जिन बच्चों को तुमने रोज़गार ख़त्म किया है, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि बच्चे नौकरी ना करें, मजदूरी ना करें, तो क्या जितना वो कमा रहे हैं 10-12 हज़ार महीने का, वो क्या ये NGOs उनके घर में दे रही हैं? नहीं दे रही। इन्होंने उनका रोजगार भी बंद किया, पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी बंद की। हुकूमत इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? एक्शन क्या, हुकूमत इसमें इन्वॉल्व थी। वो तो अपने आप को बचाने के लिए वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में खुद को डिफेंड नहीं कर पाए। और ये प्रीवियस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, इस गवर्नमेंट में तो वो चल ही नहीं रहा सिलसिला। अच्छा, प्रीवियस गवर्नमेंट में ऐसा हुआ? सर ये सारे इंटरनेशनल प्रेशर में आ जाते हैं, ये ऐसे घुघू हैं कि इनमें से कोई भी पाकिस्तान को सही मायनों में डिफेंड कर ही नहीं पा रहा। तो सर अगर यही क़यादत रही तो फिर अस्तगफिरुल्लाह, हालात तो मज़ीद ख़राब से ख़राब। ये तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, नौजवान इधर खड़े हुए हैं, मूंछों को ताव दे रहे हैं, इनको मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। ये मेहनत करें मेन स्ट्रीम। देखिए जब एक आम आदमी आता है ना मेन स्ट्रीम में, उसको गरीब का पता भी होता है कि दिहाड़ीदार मजदूर का क्या मसला है, दुकानदार का क्या मसला है, थड़े वाले का क्या मसला है, एक आम आदमी जो भट्टे पे काम करता है उसका क्या मसला है। जब जद्दी पुश्ती नवाबों, मलकों और इनकी औलादें आएंगी तो इन्हें तो नहीं पता होगा दिहाड़ीदार का क्या मसला है। तो इसका मसला समझाने के लिए फिर ऐसा कोई लीडर उठकर आया, ऐसा कोई लीडर क्या, आप लोग खुद लीडर बने ना, कोई चीन से उठ के तो नहीं आएगा भाईजान, तुसी उठो। नहीं, आप इस सिस्टम के अंदर कैसे आने देंगे जब सिस्टम जब पूरी तरीके से 2 चीजें हैं सिस्टम को चेंज करने के, 2 तरीके। एक इनकलाब जो ईरान और अफगानिस्तान में आया, वो पाकिस्तान में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर लोग मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के, मुख्तलिफ ज़बानों के, मुख्तलिफ रंग नस्ब के, मुख्तलिफ कौम, खितों, कबीलों के। यहाँ पर वो खूनी इनकलाब नहीं आ सकते, यहाँ खून खराबा ही होगा। यहाँ दूसरा इनकलाब ये जो हिटलर साहब फरमाते थे, इफ़ यू वांट टू चेंज द सिस्टम गेट इनटू इट, रीच टू द टॉप एंड देन यू कुड बी एबल टू चेंज द एंटायर सिस्टम। सिस्टम से घुसो, उत्ते पहुँचो, देन तुसी चेंज कर सकते हो। और सिस्टम में घुसने के लिए आपकी हर पॉलिटिकल पार्टी में स्ट्रांग लॉबी होनी चाहिए, और जगहों पे भी होनी चाहिए, वो मैं मीडिया पे बता नहीं सकता, लेकिन लॉबी स्ट्रांग होनी चाहिए। जब तक सिस्टम में आप स्ट्रांग नहीं है, आप करारदादें मंजूर नहीं होंगी, कानून साजी नहीं होगी, आपका मुल्क वहीं का वहीं यही होगा। हम लोग 6 महीने बाद धरने देंगे, नारे लगाएंगे, फिर वापस चले जाएंगे। सर लेकिन मसला ये ना कि यहाँ तो अलमिया मारूसी सियासत का है, आप देख रहे कि सर नहीं, उसकी वजह क्या है, आप PhD की डिग्री करके बाद, PhD की डिग्री करने के बाद अंडर मैट्रिक नवाब के गिटों में क्यों बैठते हैं? ये कौम का मसला है। अलमिया यही है ना कि मौरूसी सियासत का मामला। तुसी क्यों नवाबा दे होके भर दे हो, ना भरा करो, इंजी है ना। इसके लिए फिर साढ़े लाके तो मसला कौम को हम करना पड़ेगा, उन्हें समझाना होगा
Exactly. फिर घर आपके अपने घर से खाना खाते हैं, MNA के घर से नहीं खाते, उसके आगे क्यों झुक रहे हो? उसको पकड़ो ना, उसे बोलो हमने तुम्हें वोट दिया है, ये हटो बच्चों तुम्हारे आगे जो है गाड़ियाँ आगे पीछे ये हमने दिलवाई हैं। हाँ जी आपने दिलवाई हैं। अच्छा सड़क ना बनाओ, कौम की बेटी आफी सिद्दीकी को वापस ले, हमारा नलका पक्का ना करो, कोई मसला नहीं है, कौम के जो कर्जे हैं वो उतरवा दो। अच्छा जी हमारी वो गली पक्की नहीं होती, ठीक है ना हो, आप एक काम कर दें कि आज के बाद अमेरिका के कहने पे कोई फैसला ना करें, इंटरनेशनल प्रेशर में ना आए, खुददारी के साथ जिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सर, ये तो तकरीबन हर बंदा ही कहता है, हर इंसान नहीं कहता ना। जब लेकिन MNA आपके घर आते हैं ना 2 गार्ड लेके और बड़ी गाड़ी पे, तो आप बच्चे की नौकरी मांगते हैं? कुर्बानी दे ना, कुर्बानी दे। हम लोग आपके पास एक शरीफ और नफ्स आदमी आए ना बाइक के पीछे बैठ के वोट मांगने, आप कहेंगे देखो की रखा है। तो दूसरा जो चोर डकैत दुनिया जहाँ का लुच्चे लफंगा है लेकिन उसके साथ 4-5 गार्ड फिर रहे हो, आप उसके गिट्टे में बैठेंगे, ओ जी थोड़ी बड़ी तो मेंटालिटी यही है ना, ज़हनी गुलाम है मेंटालिटी का और अंग्रेजों, ये हमने मिलके चेंज करना है, इस पे अपना रोल प्ले करें। और ये होगा, कोई आसमान से नहीं उतरे ये तमाम मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान, सलाउद्दीन अय्यूबी, नूरुद्दीन ज़िंदगी, ये आम आवाम से ही ऊपर उठे हैं, सिर्फ दिल में वो तड़प थी और पूरे सिस्टम को उन लोगों ने चेंज किया, अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम किया दुनिया लेकिन में। यहाँ तो असल में अलमिया ये आपको पता है, जो हक की आवाज़ उठाया वो मिसिंग पर्सन में चला जाता है। तो भाईजान फिर ओदा किस तरह मसला से है, लोग आगे याद कम ना करो, करना है तो सही तरह करो।